हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमें क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन भी विजिबल है। और दूसरा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, क्योंकि इस पे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लाइव ट्रेनिंग लेते रहते हैं, आपको अपडेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। वर्क ग्रुप नेटवर्क और डोमेन नेटवर्क में अंतर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, देन हम एक्टिव डायरेक्टरी शुरू कर देंगे आपको दाना। सबसे पहले, दुनिया का जो भी कंपनी होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, दो तरह के नेटवर्क यूज करते हैं। या तो वो वर्क ग्रुप नेटवर्क यूज करते हैं या फिर डोमेन नेटवर्क यूज करते हैं। तो यहाँ सीधा सा पॉइंट आपको याद रखना है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वर्क ग्रुप नेटवर्क एंड हियर आई विल मेक डोमेन नेटवर्क। डोमेन नेटवर्क को हम लोग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी बोलते हैं। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। और वर्क ग्रुप नेटवर्क को हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क भी बोलते हैं। दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है, इनके बारे में हम लोग एक लाइट डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से मैं बाउंड्री कर दिया और यहाँ पे एक मैं लेता हूँ स्विच। एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक नेटवर्क डिवाइस, आप स्विच इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी स्विच की हमने कॉपी कर रखा है यहाँ पे। यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे यहाँ पे कई सारे पीसी, 1 2 3। इनको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर लेंगे। ये 3 पीसी हमने कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने ले लिया एक प्रिंटर। यहाँ पे अंतर क्या होने वाला, देखो यहाँ पे एक और डिवाइस हमें बनाना पड़ेगा जिसको हम सर्वर बोलते हैं। इस डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ समझो इस नेटवर्क को। ये जो नेटवर्क है ना, इस तरह का जो नेटवर्क है, आप देखेंगे एक स्विच है, स्विच से अलग अलग कंप्यूटर यहाँ कनेक्टेड है। यहाँ पे एक प्रिंटर लगा, ये प्रिंटर किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, चाहे इस कंप्यूटर से, चाहे इस कंप्यूटर से, या इस कंप्यूटर से। प्रिंटर को अगर हमने शेयर कर दिया है, सपोज करो प्रिंटर को हमने शेयर कर दिया, आप यहां से भी प्रिंट कर सकते हो, यहां से प्रिंट कर सकते हो, यहां से। आप में से बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं अगर आप काम कर रहे हैं कहीं पे, राइट। तो इस तरह के नेटवर्क को हम वर्क ग्रुप नेटवर्क बोलते हैं। वर्क ग्रुप नेटवर्क में कोई भी सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती है। यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है। सभी कंप्यूटर अपने आप में इंडिपेंडेंट कंप्यूटर है। सभी कंप्यूटर का अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड है जो कि लॉगिन होगा। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कंप्यूटर में आप इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, जो भी आप चाहो इंस्टॉल करो। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं, कोई सेंट्रलाइज नहीं है। वही इसके अपोजिट में अगर क्लाइंट सर्वर की हम बात करेंगे, यहाँ पे एक सर्वर रहेगा, बाकी सभी कंप्यूटर ट्रीट करेंगे एज अ क्लाइंट मशीन। ये सभी क्लाइंट मशीन है और एक सर्वर है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। इसमें क्या होता है, हमारे जितने कंप्यूटर्स हैं ये सारे कंप्यूटर ज्वाइन होंगे इस डोमेन में। सभी कंप्यूटर ज्वाइन होते हैं इस डोमेन में। ये डोमेन है, ये डोमेन है। और जब हम डोमेन बनाते हैं, डोमेन मतलब क्या है, एक सेंट्रलाइज सर्वर है और इसके अंदर एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। जब ये सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट होता है, उसके बाद ये सारे कंप्यूटर हमें ज्वाइन करना होता है यहाँ। जब ये ज्वाइन हो जाता कंप्यूटर, सपोज ये सारे कंप्यूटर ने ज्वाइन किया, ज्वाइन होने के बाद इसमें यहाँ पे हम यूजर बनाते हैं, वो यूजर यहाँ पे लॉग इन होंगे। ओके, तो अब इससे ये समझो, इस तरह के नेटवर्क में ये जितने कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे, इनकी सारी कंट्रोलिंग कहां से होगी? इस सेंट्रलाइज सर्वर से होगी। इस सेंट्रलाइज सर्वर से बैठ के हम सभी कंप्यूटर की कंट्रोलिंग करेंगे। यहां तक कि जो यूजर यहाँ पे क्रिएट हमने कर रखा है, उसी यूजर को आप लॉग इन करोगे। यहाँ पे आपके पास कोई यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है। अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया यहाँ पे कि 10 बजे से 5 बजे तक आप ये कंप्यूटर पे लॉगिन कर पाओगे, तो वो पर्टिकुलर यूजर 10 बजे से 5 बजे के बीच में ही लॉगिन रहेगा, उसके बाद वो लॉग आउट हो जाएगा। तो ये सारी कंट्रोलिंग हम यहाँ पे कर पाते हैं। लेट से अगर प्रिंटर की बात करें, यहाँ पे जैसे प्रिंटर है, तो अगर ऐसे प्रिंटर की हम बात करें
तो यहाँ पे अगर हम प्रिंटर बनाते हैं तो ये भी एक नेटवर्क प्रिंटर होगा और इसकी कनेक्टिविटी हम किसी कंप्यूटर से ना देके डायरेक्ट नेटवर्क डिवाइस से करेंगे। अब ये कंप्यूटर भी एक क्लाइंट जैसे ट्रीट होगा। अब यहाँ पे बैठ के, है ना, हम अलाउ करेंगे कौन से यूजर को। सपोज करो यहाँ पे हमने यूजर 1, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने बनाया यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये 3 यूजर हमने बनाए और ये यूजर यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब ये जो यूजर है ना, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 कैन लॉग इन एनी कंप्यूटर। अब ये नहीं है कोई जरूरी कि यूजर 1 जो है इस कंप्यूटर में लॉग इन करेगा। लेट से इसका नाम हम दे देते हैं, लेट से इसका नाम हम PC1 दे दे रहे हैं। सपोज करो ये PC1 है, इस कंप्यूटर का नाम PC1 है और इस कंप्यूटर का नाम है PC2, इस कंप्यूटर का नाम है PC3। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूजर 1 PC1 में लॉगिन करेगा। यूजर 1 के लॉगिन PC1, PC2 और PC3। ये कब पॉसिबल है? जब हम ये सेंट्रलाइज सर्वर में ये सभी कंप्यूटर को ज्वाइन करेंगे। जब कंप्यूटर को ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा एक डोमेन एनवायरनमेंट बन जाता है। ये प्रिंटर भी उसी में रहेगा, ये पूरा एक डोमेन एनवायरनमेंट बन जाता है। और उसके बाद यहाँ का जो भी यूजर है ये किसी भी पीसी में लॉगिन कर सकता है। ठीक है, अब सपोज करो यूजर 1 को हमने प्रिंट करने का परमिशन दिया। सर्वर से बैठ के हमने यूजर 1 को परमिशन दिया कि भाई तुम प्रिंट कर लोगे। अब यूजर 1 जिस कंप्यूटर पे बैठेगा, अगर PC3 पे बैठेगा तो यहां से प्रिंट कर लेगा, वो PC2 पे बैठेगा यहां से प्रिंट कर लेगा, PC1 पे बैठेगा यहां से प्रिंट करेगा। ये जरूरी नहीं है कि इस कंप्यूटर में हमें परमिशन नहीं देना है। हमें कहाँ पे परमिशन देना है? हमें यूजर के ऊपर परमिशन देना है। अगर हम चाहते हैं कि यूजर 1 जहां भी लॉगिन होगा उस कंप्यूटर में कुछ परमिशन हमें अलॉट करके रखेंगे, वो कंप्यूटर केवल 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा। तो हम परमिशन जो देते हैं वो नॉर्मली यूजर के ऊपर देते हैं, ना कि कंप्यूटर के ऊपर। जब वो यूजर उस कंप्यूटर पे लॉगिन होता है तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस परमिशन से अफेक्ट हो जाता है, राइट। तो ये नेटवर्क को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क बोलते हैं या डोमेन नेटवर्क बोलते हैं। तो नॉर्मली जो कंपनी में हम लोग यूज करते हैं यही नेटवर्क यूज करते हैं हम लोग। वर्क ग्रुप नेटवर्क नहीं। वर्क ग्रुप नेटवर्क नॉर्मली ये कहाँ पे होता है? ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन या अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, स्कूल कॉलेजेस में ऐसी जगह पे यूज होते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में हर जगह यही नेटवर्क यूज होता है जहाँ पे सर्वर आता है और सभी क्लाइंट होते हैं और अलग अलग तरह के हम परमिशन यहाँ से दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग हमारी होने वाली है विंडो सर्वर की, MCSA की जो ट्रेनिंग होने वाली, पूरी ट्रेनिंग इसी के ऊपर आधारित है। सर्वर क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट, सर्वर क्लाइंट, लाइक दिस। ओके, राइट। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। अगर हम बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी की तो सीधी सी बात हो जाती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। एक्टिव डायरेक्टरी का जैसे हम बात करेंगे वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के ऊपर। तो कोई आपसे पूछता है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, अगर एक डेस्कटॉप में आप इंटरव्यू अटेंड करते हो तो ये क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप नेटवर्क एंड डोमेन नेटवर्क। तो प्लीज आंसर क्या करेंगे आप? वर्क ग्रुप नेटवर्क क्या होता है? एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है जहां पे सभी कंप्यूटर क्या होता है, एक दूसरे से रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। कोई यहाँ पे सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है, कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती है, सबका अपना यूजर, अपना पासवर्ड होता है। कोई रिसोर्सेस हम किसी कंप्यूटर में शेयर करेंगे तो किसी कंप्यूटर से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये नेटवर्क बेसिकली हम लोग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल कंपनी, पर्सनल यूज या स्कूल कॉलेजेस में यूज करते हैं। बट नॉर्मली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे हम लोग कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या डोमेन नेटवर्क को हम यूज करते हैं। तो डोमेन नेटवर्क को हम बनाएंगे कैसे, राइट? क्या होता है डोमेन नेटवर्क, इसी के बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी। कुछ पॉइंट, कुछ टर्म्स आपको यहाँ समझना है। पहले कुछ टर्म समझते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या होता है। कुछ टर्म्स आपको याद रखना है, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे अगर पॉसिबल है तो। सबसे पहला होता है वर्क ग्रुप, दूसरा होता है डोमेन, देन होस्ट क्या होता है, देन क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर क्या होते हैं, देन एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है,
डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखना। ये सभी टर्म्स आप हमेशा सुनने को मिलेगा, राइट। पूरे एमसीएसए ड्यूरेशन में ये सभी टर्म्स आप हमेशा सुनते रहोगे मेरे मुख से, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। वर्क ग्रुप अभी हम लोग डिस्कस किए। वर्क ग्रुप क्या होता है? वर्क ग्रुप एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होता है। सभी ये नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है जहां पे कोई सिक्योरिटी बाउंड्री नहीं होती है। सभी कंप्यूटर का अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड होता है। किसी कंप्यूटर में कोई भी रिसोर्सेज को अगर हम शेयर करते हैं, कहीं से उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं होता है इस नेटवर्क में। इस नेटवर्क को हम लोग एक स्मॉल ऑफिस या फिर स्कूल, कॉलेज या पर्सनल यूज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम डोमेन की बात करें तो ये एक बड़ा नेटवर्क होता है, एक बड़े इंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है, बाकी सभी क्लाइंट होते हैं। तो यहाँ पे सर्वर में बैठ के हम सभी क्लाइंट कंप्यूटर की कंट्रोलिंग कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ यूजर परमिशन। अब यहाँ पे जब डोमेन हम बनाते हैं तो यहाँ पे एक डेटाबेस हमें मिलता है, सेंट्रलाइज डेटाबेस। उसके अंदर हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, उस यूजर्स को हम लॉग इन कर सकते हैं यहाँ के किसी भी कंप्यूटर से। तो आप आंसर क्या करेंगे? ये एक डिसेंट्रलाइज नहीं, एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है। डोमेन एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसे हम क्लाइंट सर्वर भी बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर इसलिए बोलते हैं कि जहां पे एक सर्वर होता है, बाकी सभी क्लाइंट पीसी होती है। सर्वर से बैठकर हम सभी क्लाइंट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं। सर्वर के अंदर यूजर बनाते हैं, यूजर में परमिशन अलॉट करके हम सभी कंप्यूटर्स की यहाँ पे कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या डोमेन नेटवर्क बोलते हैं। तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े इंडस्ट्री में यही नेटवर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि प्रिंटर भी एक क्लाइंट से ऐसे ट्रीट करेगा। हम डिसाइड, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइड करेगा किस यूजर को परमिशन देना है प्रिंट करने के लिए। केवल वही यूजर परमिशन रहेगा प्रिंट करने के लिए। अगर यूजर वन को हमने परमिशन दिया प्रिंट करने के लिए, यूजर वन जिस कंप्यूटर पे लॉग इन कर पाएगा उसी कंप्यूटर से प्रिंट करेगा वो, ठीक है। तो ये हमारा वर्क ग्रुप और डोमेन होता है। अब हम बात करते हैं होस्ट क्या होता है। एक नेटवर्क में यूज होने वाले जितने डिवाइसेस होते हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ना तो सर्वर की बात हो रही, ना तो क्लाइंट की बात हो रही। यहाँ पे जितने इसमें रिसोर्सेस हैं इनको हम होस्ट बोलते हैं। आई मीन यहाँ पे एक सर्वर, ये भी एक होस्ट है, ये क्लाइंट पीसी ये भी होस्ट है, ये प्रिंटर ये भी होस्ट है, ठीक है। मतलब नेटवर्क में यूज होने वाले जितने हार्डवेयर अप्लायंसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग होस्ट क्लाइंट को समझ जाते हैं, क्लाइंट होस्ट नहीं होता है। होस्ट मतलब नेटवर्क में यूज होने वाले जो भी हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट के नाम से जानते हैं। तो प्रिंटर भी यहाँ होस्ट है, ये PC1, PC2, PC3 होस्ट है, यहाँ पे सर्वर भी होस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंट क्या होते हैं। जो कंप्यूटर सर्वर से सर्वर में ज्वाइन होते हैं, डोमेन में ज्वाइन होते हैं और उसमें यूजर लॉगिन कर सकते हैं, उसको हम क्लाइंट पीसी बोलते हैं। क्लाइंट पीसी की कंट्रोलिंग सर्वर से होती है यूजर के द्वारा। तो ये सभी क्लाइंट पीसी यहाँ पे हैं। सर्वर्स क्या होते हैं? एक हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन जहां से बैठ के हम बहुत सारे क्लाइंट की, बहुत सारे होस्ट की कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इसको हम सर्वर बोलते हैं। सर्वर्स बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होता है क्लाइंट के लिए, राइट। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सर्वर, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। अब यहाँ पे बात आता है एक्टिव डायरेक्टरी। तो एक्टिव डायरेक्टरी तो पूरा पढ़ना ही है। यहाँ पे जो मैंने बताया, ये यूजर जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, जो यूजर हम क्रिएट किए हैं, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये एक्चुअली हमने कहाँ पे एक डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया है। और ये डेटाबेस एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। जब हम इसके सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट होता है। उसके अंदर हम यूजर, कंप्यूटर्स, ग्रुप ये सभी क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी का डिफिनेशन कैसे करोगे आप, किसी को एक्सप्लेन कैसे करोगे? एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस which store users, computers and users groups, computers and active directory object related information, right? तो एक्टिव डायरेक्टरी एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो एक्टिव डायरेक्टरी के सभी ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, जैसे यूजर्स, कंप्यूटर्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये सभी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस है, राइट। अब यहाँ पे एक वर्ड और आता है, लोकल सर्वर क्या होता है? लोकल सर्वर मैंने नहीं लिखा है, आप लोगों ने लिख लेना है कहीं पे। ये सर्वर है, यहीं पे मैं बगल में लिख देता हूँ।
सर्वर देन लोकल सर्वर। लोकल सर्वर क्या होता है, ये सब टर्म्स याद रखना है आपको। बस ये देखो, अभी तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन जब धीरे धीरे हम आप लोग आगे बढ़ेंगे, बार बार ये सुनते रहेंगे आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। लोकल सर्वर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसपे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। मतलब एक कंप्यूटर लिया हमने, इस पे विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल कर दिया। ये सर्वर लिया और इस पे हमने क्या इंस्टॉल कर दिया, विंडोज सर्वर 2019। तो ये क्या हो गया, लोकल सर्वर हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड लोकल सर्वर। सो एनी कंप्यूटर रनिंग विद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड लोकल सर्वर। और इस लोकल सर्वर के ऊपर ही हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे विंडो 10 इंस्टॉल कर दोगे तो आप उसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, नहीं। अगर कोई पूछता है आपसे what is different between client OS and server OS, तो this is the major difference between client and server OS। क्लाइंट ओएस में जैसे विंडो 10 या विंडो 11 या विंडो 7 जो भी हमारा क्लाइंट ओएस है, उसके अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं कर सकते, बट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। आई मीन विंडो सर्वर 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019 एंड 22, ये सभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसके अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लाइंट पे नहीं कर। तो लोकल सर्वर क्या होता है, कोई भी सर्वर आपने इंस्टॉल कर दिया है ना कंप्यूटर पे, तो वो लोकल सर्वर हो गया। और उस सर्वर के ऊपर अगर हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दिया तो एक्टिव डायरेक्टरी हो गया। और उस मशीन को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रही हो, उसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। तो डोमेन कंट्रोलर क्या है, अ कंप्यूटर विद रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। मतलब ये विंडोज सर्वर 2019 है, इसके ऊपर हमने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद इस मशीन को हम क्या बोलेंगे, डोमेन कंट्रोलर। राइट, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्री एंड फॉरेस्ट। अब होता क्या है, ये टाइप्स ऑफ, इससे पहले आपको समझना टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर। अब डोमेन कंट्रोलर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा types of domain controller. There are 4 types of domain controller. One is root DC, ADC, CDC and RODC. ये 4 तरह के बेसिकली हमारे डोमेन कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। अब इनको जैसे हम ये हिरार्किकल मॉडल में रहते हैं, जो भी हमारे डोमेन्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। जैसे मान लो अगर एक हमारा स्ट्रक्चर ऐसे हम कुछ तैयार करेंगे, यहाँ पे हमारा एक रूट डीसी है, ऐसा कुछ हम कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं रूट डीसी, ये होता है सीडीसी, ये भी होता है सीडीसी। यहाँ पे हमारा हो सकता है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, एक मिनट, एक को मैंने बनाया यहाँ पे, ये रूट डीसी हमारा है, ये सर्वर रूट डीसी है। एक हम बना लेते हैं यहाँ पे, चलो लेट्स से इट्स एडीसी, ये हमारा होता है रूट डीसी। ये होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ये होता है भी, ये भी होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, या आरओडीसी हम लिखते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। और यहाँ पे होता है सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। से हमारा डोमेन है ishaninfo.com। ध्यान दीजिए, मेरा डोमेन है, यहाँ पे मैंने दिया इस डोमेन का नाम ishaninfo.com। तो यहाँ पे भी हो जाएगा इसका डोमेन ishaninfo.com, यहाँ पे भी इसका डोमेन हो जाएगा ishaninfo.com। यहाँ सीडीसी जो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है ना, यहाँ पे एक सब डोमेन हो जाएगा। तो लेट से ये हमारा सीडीसी जो है ये दिल्ली में है, तो delhi.ishaninfo.com हो जाएगा। ये सपोज को दूसरे लोकेशन में, ये है पुणे में, तो pune.ishaninfo.com, ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है। एक तरह से एक हिरार्किकल मॉडल। अब मान लो इसके अगर सब डोमेन है इस सीडीसी के, तो वो यहाँ पे पुणे में कोई लोकेशन है तो वहां पे india.pune.ishaninfo.com ऐसे हो जाएगा, समझे कि नहीं। एक तो इस तरह से काम करता है। ये जब हम लैब करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, अभी बस ऐसे समझो आप। 4 तरह के डोमेन कंट्रोलर। अगर हम रूट डीसी की बात करें तो ये मास्टर डोमेन कंट्रोलर होता है, मेन डोमेन कंट्रोलर होता है। पहला सर्वर जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, अब ये देखो फॉरेस्ट है, ये पूरा फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट का पहला सर्वर जो होता है वो रूट डीसी बोलते हैं उसको। और ये ट्री हो गए ये सब,
स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री डोमेन। ठीक है, ये सब पार्ट्स ऑफ ट्री हैं। तो जो पहला सर्वर जो हम बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर होता है। और उसके बाद एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया, ये बैकअप के लिए होता है। सपोज करो यहाँ पे हमने 100 यूजर बनाया, वो 100 यूजर यहाँ रेप्लिकेट हो जाएगा। अगर इस सर्वर में कोई प्रॉब्लम होता है तो यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, यहाँ से वो सर्विसेज रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता रहेगा, रेप्लिकेट होगा यहाँ से। आरओडीसी जो होता है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जस्ट लाइक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बट रीड ओनली, मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, केवल रीड करेगा। ये नॉर्मली हम लोग ऐसे ब्रांच पे रखते हैं इसको जहां पे कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई जानकार पर्सन नहीं है। सो वी कैन पुट वन आरओडीसी सर्वर बिकॉज दे डोंट हैव राइट्स टू डू एनीथिंग। अगर मान लो कोई अवेयर पर्सन नहीं है, सर्वर को रख देंगे, कोई चेंजेस करेगा, कोई वहां पे लॉस कर सकता है, वो क्रैश हो सकता है सर्वर, राइट। तो इसलिए हम आरओडीसी रखते हैं कि वहां रीड ओनली रहेगा, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा उस सर्वर पे। ठीक है, वहां पे कोई एक यूजर लॉगिन होता है, यूजर को जो एक नॉर्मल परमिशन जो दिया गया होता है, लिमिटेड फीचर्स रहेगा, लिमिटेड परमिशन रहेगा, केवल वही टास्क वो कर पाएगा। ये लैब पूरा हम लोग देखेंगे। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की अगर हम बात करेंगे तो ये ब्रांच नहीं, फ्रेंचाइजी के लिए होता है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रांच और फ्रेंचाइजी में अंतर क्या होता है, ब्रांच मतलब क्या होता है, अगर आपका कोई बिजनेस है, उसका ब्रांच आपने किया, मतलब आप ही उसके ऑनर हो और आप ही का वो सर्वे सर्वा है। आप जब चाहो यूजर को, जो अपने एम्प्लॉई है, यहाँ से वहां ट्रांसफर करो, वहां से यहाँ ट्रांसफर करो, उनका न तो सैलरी पे कोई इम्पैक्ट होगा, न तो आपके काम में कोई इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर वही फ्रेंचाइजी आपका किसी ने ले रखा है, फ्रेंचाइजी मतलब वो दूसरा ऑनर रहेगा, आपका प्रोडक्ट ले रखा है लेकिन वो ऑनर दूसरा है, तो आपकी हर चीजें नहीं मानेगा वो। ठीक है, तो वहां पे आप अपने एम्प्लॉय को नहीं भेज सकते, एक कॉन्टेक्ट बेसिस पे आप भेज सकते बस। सेम लाइक यहाँ पे काम होता है। देखो ये जो होते हैं इनके ब्रांचेस है और ये फ्रेंचाइजी का काम करते हैं चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो यहाँ पे डोमेन तो लिया है ishaninfo.com, बट यहाँ देखो अपना खुद का इनका भी एक सब डोमेन है, राइट। यहाँ तक कुछ आइडिया आ रहा है आप लोगों को, किसी को डाउट है तो बेसिक, बहुत बेसिक चीजें मैंने बताया और टर्म्स बताए ये सभी। ठीक है, इनके क्या काम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। ये नॉर्मली हम कहाँ यूज करते हैं, एक सिनेरियो में बना के दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे मैंने लिया एक सर्वर, यहाँ पे एक नेटवर्क डिवाइस है, ये हमारा सर्वर मशीन है। इसमें मैंने इंस्टॉल किया विंडोज सर्वर 2019 और विंडोज सर्वर 2019, और इसका जो आईपी हमने दिया, सपोज यहाँ से आईपी में दे रहा हूँ, आईपी एड्रेस हमने दिया 10.0.0.1 और डीएनएस इसका भी हमने यही दिया 10.0.0.1 डीएनएस। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो होता क्या, एक्टिव डायरेक्टरी एक क्या है, सेंट्रलाइज डेटाबेस है। तो यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट होती है, इस लोकेशन में, इस सर्वर में एक डेटाबेस क्रिएट होती है, ये एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस है। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस का लोकेशन जो होता है ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज डेटाबेस लोकेशन, ये लोकेशन होता है सी ड्राइव के अंदर विंडोज NTDS सी ड्राइव के अंदर विंडोज NTDS सी ड्राइव के अंदर विंडोज 64, ये 3 फोल्डर बन जाते हैं। यही एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस होती है। कोई आपसे पूछता है एक्टिव डायरेक्टरी सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस लोकेशन क्या होता है, तो बाय डिफॉल्ट ये डेटाबेस का लोकेशन विंडो के अंदर 3 फोल्डर बन जाते हैं, NTDS एंड सिस्टम वॉल्यूम। तो NTDS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज, NTDS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज, इसको याद करना है, NTDS न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो ये डेटाबेस ऑटोमेटिक यहाँ क्रिएट हो जाता है। पहला चीज ये हो गया, पहली चेंजेस यहाँ पे ये डेटाबेस। उसके बाद इसकी प्री रिक्विजिट जो होती है, प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, प्री रिक्वायर क्या चाहिए, इंस्टॉल
इसकी प्री रिक्वायरमेंट जो होती है, पहली रिक्वायरमेंट होती है एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी आप कहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में। सर्वर ओएस चाहिए, ऐसा नहीं कि आप विंडो 10 इंस्टॉल किया आपने तो उसमें इंस्टॉल कर लेंगे। सर्वर ओएस, सर्वर ओएस में क्या क्या हो सकता है? विंडो 2016, 2019, 2022, इसमें से कोई आप ले सकते हैं। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? स्टैटिक आईपी आपको असाइन करना रहेगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस बेसाइन, राइट। उसके बाद क्या चाहिए? एनटीएफएस परमिशन चाहिए, एनटीएफएस पार्टीशन चाहिए। जहां पे ये डेटाबेस स्टोर करना आपको एनटीएफएस पार्टीशन होना है। तो बेसिकली ये तीन इंफॉर्मेशन होने हैं। तीसरा और चौथा लास्ट डीएनएस, डीएनएस चाहिए। डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेमिंग सिस्टम। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट करते हैं तो उस समय डीएनएस इसको छोड़ दीजिए, तभी हम बताएंगे। ठीक है, ये फिलहाल एक्टिव डायरेक्टरी जब भी आप इंस्टॉल करने जाएंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि तीन रिक्वायरमेंट है या नहीं। मतलब जिस सर्वर में आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है कि विंडो 10 या विंडो 11 है। अगर विंडो 10 या विंडो 11 रहेगा तो वहां पे आप नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे इसको। पहला चीज यही आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद स्टैटिक आईपी, आपका दो तरह के आईपी होते हैं। एक डायनेमिक आईपी जो डीएचसीपी सर्वर से लेता है, और एक स्टैटिक आईपी। आपको स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा। और जो पार्टीशन हमारा होता है ना, एनटीएफएस होता, फैट होता, आरईएफएस होता, एनटीएफएस पार्टीशन होना है। और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी को हम इंस्टॉल करते हैं। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होते हैं दो स्टेप हमें फॉलो करना होता है। पहला स्टेप होता है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन। और दूसरा होता है प्रमोशन, एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट एक्टिव डायरेक्टरी टू डोमेन कंट्रोलर, प्रमोट एडी टू डीसी। एडी मतलब एक्टिव डायरेक्टरी, डीसी मतलब डोमेन कंट्रोलर। मतलब उस एक्टिव डायरेक्टरी को डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करना रहेगा। जब हम प्रमोट करने जाएंगे तब ये कई सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? कि आपके पास एक रजिस्टर्ड डोमेन होना है। क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप क्या रहना है आपका? स्टेप नंबर 2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और क्या चाहिए हमें? रजिस्टर्ड डोमेन होने चाहिए, रजिस्टर्ड डोमेन। जैसे हमारे केस में क्या है? मेरा रजिस्टर्ड डोमेन क्या है? ishaninfo.com, ये हमारा डोमेन है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मत रजिस्टर करने लगना। अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में आप तो यूज कर सकते हैं, बट कंपनी में, जिस कंपनी में सर्वर होगा उनका एक अपना खुद का डोमेन होता है, वो रजिस्टर्ड डोमेन होना चाहिए। उसी को आपको सर्वर में होता, तभी उससे डीएनएस कनेक्ट होगा वो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में तो जो मर्जी यहाँ पे डाल दो, कुछ भी डाल दो। ठीक है, लेकिन रियल टाइम सिनेरियो में आपके पास एक रजिस्टर्ड डोमेन होना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी प्री रिक्विजिट है, ये सारे इंफॉर्मेशन है एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल करते हैं। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो लॉगिन जो होता है डोमेन, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं होता है, डोमेन। आफ्टर इंस्टॉलिंग डायरेक्टरी लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, उस समय क्या लॉगिन होगा? डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा, देखिए ishaninfo / एडमिनिस्ट्रेटर। क्या, या तो ऐसे रहेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेटर @ishaninfo.com। इस तरह से आपको लॉगिन करना रहेगा। ये जब लाइव करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, अभी बस देखते जाइए। और अगर हमारे साथ आप लिख रहे होंगे जो आप में से, वो तो मास्टर ब्लास्टर बनेंगे। मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगा, जो लिखेगा वो तो समझ सकते हैं क्या बनेगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड। और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। लोकल यूजर एंड ग्रुप विल डिसेबल, मतलब नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा। और लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल यूजर एंड ग्रुप ऑप्शन विल नॉट
ठीक है, ये डिसेबल हो जाएगा। वहां पे एक होता है सैम, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, वो ये लॉगिन प्रोसेस को हैंडल करता है, उसको क्या बोलते हैं, सैम, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। तो मैंने क्या बताया, जब एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करोगे दो स्टेप फॉलो होगा। पहले तो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे हम, और किसके ऊपर करेंगे, क्या क्या प्री रिक्विजिट रहेगा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना है, स्टैटिक आईपी कॉन्फ़िगर करोगे, और एनटीएफएस का पार्टीशन रहेगा सी ड्राइव में। उसके बाद जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये हमें कुछ नहीं करना रहेगा, ऑटोमेटिक होगा ये। इस लोकेशन में दो डेटाबेस, एक 3 फोल्डर बनेगा, एनटीडीएस के 2 फोल्डर और एक सिसवॉल की फोल्डर बनेंगे। पहले एनटीडीएस में यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, दूसरे एनटीडीएस में लॉग फाइल रहेगी, तीसरे सिसवॉल में ग्रुप पॉलिसी, परमिशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जब हम प्रमोट कर लेते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल यूजर ग्रुप ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। हमें केवल डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर पाएंगे। डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन के 2 तरीके हैं, ishaninfo/administrator या administrator@ishaninfo.com। इस तरह से आप लॉगिन करोगे, क्योंकि सैम सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर होता है, ये हैंडल करता है कौन यूजर लॉगिन हो रहा है। एक चीज और हमें देखना होता है, जब हम प्रमोट कर रहे होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को, तो वहां पे 2 ऑप्शन और हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं, एक रहेगा ग्लोबल कैटलॉग, डीसी ग्लोबल कैटलॉग। ये ग्लोबल कैटलॉग ऑप्शन, मास्टर ग्लोबल कैटलॉग, फर्स्ट टाइम जब डोमेन कंट्रोलर आप इंस्टॉल करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में पहले सर्वर में, तो ये इनेबल रहेगा, इसको हम हाइड नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाएगा। मास्टर ग्लोबल कैटलॉग होता है, ये सर्च इंजन का काम करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ओके, और एक और चीज और देखने को मिलेगा हमें, वो रहेगा डीएसआरएम पासवर्ड। ये सारा चीजें मैं पहले बता रहा हूँ, ये सभी चीजें हम दिखाएंगे आपको, तब उस समय हम पूछेंगे, आपने देखा डीएसआरएम मोड, ये डीएसआरएम क्या होता है, डीएसआरएम पासवर्ड मांगेगा वहां पे, इसको बोलते हैं डायरेक्टरी सर्विस रिपेयर मोड, रिकवरी मोड। जब हम प्रमोट कर रहे होंगे तो ये पासवर्ड मांगता है यहाँ पे। ये पासवर्ड आप चाहो तो जो यूजर का पासवर्ड हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का, उसको आप दे दो, नहीं तो आप चाहो तो कोई अलग पासवर्ड। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, नॉर्मली तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम बैकअप सपोज हमने सर्वर कर ले रखा है, कल को कोई डिसास्टर हुआ या कोई प्रॉब्लम हुआ, तो अगर हम रिकवरी करने की कोशिश करेंगे तो उस समय हमें इसी लॉगिन में करना पड़ेगा, डीएसआरएम मोड में लॉगिन करना पड़ेगा। ये जस्ट लाइक आपको दिखेगा सेफ मोड जैसे, एग्जैक्टली इज नॉट अ सेफ मोड बट वो ऐसे रहेगा। तो इसी में जाके डीएसआरएम मोड में जाके हमें बैकअप को रिकवर करना होता है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होंगे, ये सारी चीजें आपको टचअप होगा। तो जस्ट मैंने पॉइंट यहाँ पे किया है, अभी ये मत समझना कि आपको समझ में आ जाएगा, ये सभी अपने आप में एक टॉपिक होने वाले हैं आगे चल के, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्या हमारा टॉपिक क्या है आज, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी। ये बेसिक, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जितना भी आपको समझ में आया, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है,